हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई। तो आज की ये जो हमारी क्लास है, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ताकि ये पता चले आपको कि कितनी आपकी तैयारी चल रही है और मुझे भी ये पता चले कि जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपको कितना समझ में आ गया है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में प्रश्न ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया है और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। पहला प्रश्न है ये, ऑप्शन दिया है मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा, यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। आपको बताना है संदिग्ध भूतकाल के बारे में, बताना है कि ये जो आपका दिया गया है इसमें संदिग्ध भूतकाल कौन सा है। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदिग्ध का मतलब होता है कि डाउट होना ना। तो आपने जब यहाँ पे बच्चा सारे विकल्प को पढ़ा है तो इसमें से कौन सा विकल्प लगा जिसमें डाउट है? हाँ, बहुत बढ़िया। कौन सा वाला? मैंने निबंध लिखा होगा, यही तो है ना, यही तो डाउट हो रहा है, इसी में तो संदेह है आपको। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? 3 वाला विकल्प सही हो। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। संदिग्ध भूतकाल की क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता में संदेह रहता है, क्योंकि संदिग्ध का मतलब ही क्या होता है बच्चा? संदेह रहता है। वाक्य जैसे मैंने निबंध लिखा होगा, इसमें क्या है? इसमें संदेह है, इसीलिए ये जो मैंने निबंध लिखा होगा कैसा हो गया? संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है इसमें। डन सभी को? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? आप सभी को चिन्ह दिखाई दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और सबके नाम तो नहीं बता सकते हैं ना, नहीं तो आप जान ही जाएंगे। अब आपको एक विराम चिन्ह दिया गया है, ये 4, और बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग एक योजक के रूप में किया गया है। फटाफट बताइएगा जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, कौन सा? थर्ड। यस, यही थर्ड वाला ही तो है जिसमें किसका प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। क्या किया जाता है? कौन से इसमें अगर पूछा जाए किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो क्या बताएंगे? यस, द्वंद्व समास में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें इसके बारे में थोड़ा सा। योजक चिन्ह ये वाले प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा ये जो चिन्ह आपको दिखा था विकल्प में, इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण विराम कहा जाता है। यानी कि कभी ये चिन्ह दिखाई दे, आपसे पूछा जाए ये कौन सा विराम चिन्ह है बच्चे, तो याद रखिएगा इसे अपूर्ण विराम कहते हैं। ये अगर आपको चिन्ह दिखाई दिया तो इसे कौन से चिन्ह के नाम से जानते हैं? इसको अर्ध विराम। और अगर ये वाला चिन्ह आपको दिखाई दिया तो इसे क्या है? विस्मय सूचक। और अगर ये वाला चिन्ह आपको दिखाई दिया तो इसे क्या कहा जाता है? अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। और कभी भी एक प्रश्न और बच्चे याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो हमारा अल्प विराम है यही हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक जो है विराम चिन्ह है। डन सभी को? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम नहीं है, भूषिका नहीं है, वंश नहीं है, या फिर नेह नहीं है। मतलब कौन सा एक शब्द है जो कि तत्भव रूप में प्रयोग किया गया है। आपको विकल्प दिए गए हैं कि भैया वो कुसुम है, वो भूषिका है, वो वंश है, वो नेह है। गलत नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों का। यस, तत्सम का मतलब जानते ही हैं, है कि नहीं? जो शब्द संस्कृत में जैसे था वैसे ही उठाया और हिंदी में प्रयोग कर लिया। और तद्भव का मतलब क्या हुआ कि उनको हिंदी में हम ले आए जब तत्सम से, तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए, वो हमारे तद्भव। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा है। यस, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताएंगे। यस बच्चे, ने। ठीक है, नेह जो है ये एक तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, आइए थोड़ा सा, तो ने का जो तत्सम शब्द हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो स्नेह हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो चौथा वाला विकल्प है वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक उत्तर है। डन ना सभी को?
कहीं पे कोई परेशानी होगी तुरंत पूछिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आ रहा। चलो आगे देखते हैं बच्चे मेरे। प्रिय का तत्भव शब्द क्या होगा? प्रिय, पिया होगा, प्रेम होगा, प्रिया होगा या फिर प्यार होगा? प्रिय एक तत्सम शब्द है और इसका पूछा गया है कि भैया उसका तत्भव शब्द क्या होगा? पिया, प्रेम, प्रिया या फिर प्यार? हाँ बताना है, बहुत बढ़िया। यस बच्चे, क्या हो जाएगा? प्रिय का तत्भव रूप क्या हो जाता है? पिया। हाँ हमारा पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और याद रखिएगा क्या, अगर किसी में आपको छा दिखाई देता है, अगर वा दिखाई देता है, आपको ये वाला शा दिखाई देता है, आपको ये वाला शा दिखाई देता, आपको टा के नीचे टा दिखाई देता है, ठीक है, आपको क्या है री दिखाई देता है, आपको रा की कोई मात्रा दिखाई देती है, रा की मात्रा, आपको अनुस्वार दिखाई देता, आपको विसर्ग दिखाई, तो क्या हो जाएगा? ये सारे आपके तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं। ये पहचानने का तरीका है बच्चे। और अगर कभी आपको ये वाला छतरी वाला छा दिखाई दे, आपको कभी भी खा दिखाई दे, आपको बा दिखाई दे, ठीक, आपको क्या है छोटा वाला शा दिखाई दे, आपको ता दिखाई दे, आपको क्या हो जाए चंद्र बिंदु दिखाई दे, ठीक, कुछ भी ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो वो हमारे किस में चले जाते हैं? तत्भव शब्द में चले जाते हैं। पॉइंट्स क्लियर हुआ सभी का? तो प्रिय का तत्भव रूप क्या हो जाएगा? पिया। ये एक पहचानने के लिए है कि क्या होता है जब हम ट्रिक बताते हैं, मैं आपसे बार बार कहती हूँ तो कभी भी 100% उस पर नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो फॉलो कर ले जाते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं सही वहां पे इतना ही सही होता है। क्यों बच्चे? चलो अगला देखिए, यहाँ पे प्रिय का तत्भव रूप क्या है? या तो पिय दिया रहेगा या फिर क्या दिया रहेगा बच्चा? पिया दिया रहेगा और आपको उसको सही करना है। आगे देखते हैं। मेरा वह मित्र जिसका नाम सूर्य प्रकाश है, उदार और सरल व्यक्ति है। आपसे पूछा गया है कि भाई मेरा वह मित्र, ठीक, जिसका नाम सूर्य प्रकाश है, उदार और सरल व्यक्ति है। ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है? बताना है। इजी सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिए। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है उसको, है कि नहीं? हाँ देखो यहाँ पे ये जिसका शब्द दिखाई दे रहा है ना बच्चे, अब जिसका शब्द दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा? किस में चला जाएगा? मिश्र वाक्य में जाएगा ना। जब एक उपवाक्य होता है और उसके ऊपर दूसरा जो वाक्य होता है वो निर्भर होता है तो वहां पे क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य। और जब स्वतंत्र होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? आपका संयुक्त वाक्य। अब कभी भी अगर आपको पता है बच्चा, अगर आपको जो दिखाई दे, ठीक है, आपको सो दिखाई दे, आपको जैसा दिखाई दे, आपको तैसा दिखाई दे, जिसका, उसका, ठीक है, ज्यों त्यों, की, के बिना, के अलावा, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई भी संबंध बोधक अव्यय का शब्द दिखाई देता हमेशा वो मिश्र वाक्य। और कभी भी अगर आपको क्या दिखाई देता? और, अथवा, यवम, ठीक है, या, अतः, किंतु, परंतु, इसलिए, ऐसा कुछ भी बच्चा मेरे दिखाई देता है तो याद रखिएगा वो आपका क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। क्योंकि संयुक्त वाक्य क्या कहता है? हम स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य से, तो कभी, अब इसमें जिसका शब्द दिखाई दिया ना, अब जैसे ही जिसका शब्द दिखाई दिया आपको तुरंत बता देना क्या हो जाएगा? वो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर ना? अब देखते हैं थोड़ा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाक्य मेरा वह मित्र जिसका नाम सूर्य प्रकाश है, उदार और सरल व्यक्ति है, यह मिश्र वाक्य है। इसमें एक सरल वाक्य, उस पर आश्रित 3 उपवाक्य हैं, ठीक है।
मेरा मित्र जिसका नाम सूर्य प्रकाश है, उदार और क्या है, सरल व्यक्ति है। ठीक, तो हमारा तीसरा वाला विकल्प जो हो जाएगा वो आप सभी का सही उत्तर होगा। अब वाक्य से प्रश्न गलत नहीं होगा ना? हाँ, पक्का ना? समझदार हैं आप सभी लोग, मुझे पता है नहीं गलत करेंगे। चलो अगला अच्छा प्रश्न बताइए आप सभी लोग। राम पढ़ता है वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? राम पढ़ता है एक वाक्य लिखा है, आपको बताना है ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है। यस, हाँ, क्या है जी बच्चे? ना तो हमें और अथवा एवं किंतु परंतु दिखाई दिया, ना हमें जो सो जिसका उसका ऐसे शब्द दिखाई दिए। इसमें हमें एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है, राम, और पढ़ता है क्या है, विधेय है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। जब एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, सरल वाक्य होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए बच्चा वाक्य के तत्व कितने होते हैं, वाक्य के तत्व याद रखिएगा, तब आप 6 बताएंगे। ठीक, कभी भी आपसे पूछा जाए वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग, ठीक, तो कितना बताएंगे, तो 2 बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाता है बच्चे, विधेय हो जाता है। ठीक है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है बेटा वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो याद रखिएगा तब भी आप 2 बताएंगे। कौन कौन? एक हम रचना के आधार पर वाक्य का भेद करते हैं और दूसरे किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो रचना है इसके आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो याद रखिएगा आप 3 बताएंगे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा तो आप 8 बताएंगे, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, ठीक है, ऐसे सारे आ जाते हैं। तो इनके भेद कितना बताएंगे आप, 8 बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सरल वाक्य जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। डन ना? देखिए यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। राम पढ़ता है ये सरल वाक्य है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यहाँ पे प्रिय बोलो आपका एक पूरा शब्द हो गया, असत्य नहीं ये दूसरा शब्द हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, सॉरी। ठीक है, तो स्वतंत्र है यहाँ पे। ज्यों ही उसने दवा पी सो गया, यानी कि यहाँ पे ज्यों शब्द दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि दवा पीने पे उसके सोने पर क्या है, निर्भरता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, वो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? कहीं पे बच्चा कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आया है। ठीक है, आप एक बार पूछोगे हम आपको 10 बार बताएंगे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। यस, चलो अगला प्रश्न देखो आप सभी लोग। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, एक वाक्य यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प में शुद्ध वाक्य दिया है, वो बताना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बताना है कौन सा एक वाक्य है जो कि आपका शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना। देखने से ही पता चल रहा है, सभी बच्चे बताएंगे। यस, क्या हो जाएगा, वह प्रमाण नहीं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यानी कि हमारा जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा, पहला प्रमाण नहीं होता है बच्चा, लेकिन जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं और हमें प्रमाण प्रस्तुत करना होता है, तो हम वहाँ पे प्रमाण नहीं बल्कि किस शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रमाण वाला तो ऐसे ही गलत हो गया आपका दोनों। यहाँ पे कौन सा, पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यानी कि जो पहला वाला विकल्प था वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। मतलब ये एक वाक्य दिया गया है, ठीक है, कि अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, ठीक, कोई त्रुटि नहीं। आपको बताना है कि यहाँ पे किस
वाक्य में किस विकल्प में त्रुटि है? अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। आपको एक बताना है, एक में त्रुटि है और वो किस में त्रुटि है? अपने अपने किताबों बस्ते में, मतलब यहाँ पे बस्ते ही है, बास्ते नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे बस्ते ही है, के ऊपर लिखा है। देखो क्या हो जाएगा, अपने अपने किताबों नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपनी अपनी किताबों, क्योंकि किताब क्या है, किसमें एरर है, पहले वाले में। किताब में किस लिंग का प्रयोग किया गया है, बताइए जल्दी से, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है ना। आप प्रत्यय के रूप में अगर आता तो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ पे अपने अपने किताबों नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पे, क्योंकि जो किताबें हैं वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है बच्चे। किताब में किस लिंग का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अपनी अपनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, यानी कि जो पहला वाला विकल्प था उसी में आपका क्या दिया था, त्रुटि दिया था। बाकी सारे विकल्प आपके क्या थे, एकदम सही थे। डन ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे प्रश्न देखते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ये ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्न को करिएगा। अब इन्हीं प्रश्न के लिए आपको पूरे ग्रामर को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर अब आपको पूरी ग्रामर नहीं पता होगा कि कारक क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, ठीक है, तो संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, कैसे उनका प्रयोग होता है, कहाँ पे क्या होता है, तो क्या होता है, एरर वाले जो प्रश्न हो जाते हैं ना, फिर वो आते रहते हैं और बच्चा आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला मौका देना ही नहीं है ना कि आपको आते रहे और आपका प्रश्न गलत हो जाए। आपको तो प्रश्न को क्या करना है, सही करना है ना। तो आपको अब इन प्रश्न को बताना है कि भाई ये जो आपको दिया गया इसमें अशुद्धियां कहाँ पे हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। सभी बच्चे बताइए जल्दी से। देखो यस, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारी त्रुटि है ना, लीची खरीदने हैं, इसमें है। अब बात आएगा कि मैम लीची खरीदने हैं क्यों में त्रुटि है। तो जो बच्चा हमारा लीची शब्द है ना, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। आपने पढ़ा था ना, जिसमें ई प्रत्यांत होते हैं, यानी कि शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है, वो मुख्यतः स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे लीची खरीदने हैं नहीं होगा, बल्कि लीची खरीदनी है होगा। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो त्रुटि है वो किसमें है, थर्ड विकल्प में आपकी त्रुटि है। ये देखते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे लीची स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए खरीदनी है शब्द आएगा। त्रुटिपूर्ण वाक्य क्या हो जाएगा कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। डन ना सभी का, चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रमाणिक। एक है जो कि शुद्ध रूप में लिखा गया है। आपको बताना है इन चारों विकल्प में कौन सा वो विकल्प है जिसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया, किसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ, यस, किसमें? यस, ये उज्ज्वल जो शब्द दिया है ना बच्चा, इसी में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। बाकी सारे हमारे क्या हैं, अशुद्ध वर्तनी के रूप में हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारे, इनको शुद्ध वर्तनी में हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, आपका उज्ज्वल ये शुद्ध वर्तनी शब्द है। वैमनस्यत्व का क्या हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। कवित्री का शुद्ध रूप क्या हो जाता है, कवित्री। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं कोई भी, तो आप देखते हैं ना अक्सर, सिर्फ आपका नहीं किसी भी पेपर को उठाते ना, तो ये वाला बहुत पूछा जाता है। प्रामाणिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा वो हमारा पहला वाला जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। यहाँ तक सभी को, किसी को कोई परेशानी नहीं ना?
और परेशानी होगी बच्चे, हम बार बार कहते हैं कि आप 10 बार पूछिएगा कि मैम ये चीज नहीं समझ में आए, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है। क्योंकि भाई हम क्या है, आपको समझाने के लिए ही तो है ना। हमको तो लगेगा हम जो कुछ बता रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है। तो आप पूछेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि ये चीज इनको नहीं समझ में आया था, है कि नहीं। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा एक है जो कि शुद्ध वर्तनी में लिखा है? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। आप सभी को बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप दिया होता तो और अच्छा हो जाता। क्या हो जाएगा? हिरण्यकश्यपु। ठीक है, सेकेंड वाला विकल्प इसमें कुछ बताना है नहीं, तो हिरण्यकश्यपु इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सेकेंड वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये सब बच्चे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक है जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है और आपको बताना है वो शब्द कौन सा है जिसमें शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। कलेश, 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 कलेश। ये भी बहुत इजी सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूछा बहुत जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कलेश है, क्लेश है, क्लेश है या फिर कलेश है? यस, क्या हो जाएगा? यस बच्चे, यस बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? क्लेश, यानी कि हमारा जो थर्ड वाला विकल्प हो जाएगा ना वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी सारे जो हमारे लिखे हैं ना वो हमारे सारे क्या हैं? गलत लिखे हैं। ठीक है, अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लेश जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि हमारा जो विकल्प है वो कौन सा सही है? थर्ड विकल्प क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, आइए आगे देखते हैं। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द है एक जो अन्वय है, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। आपको बताना है एक संधि विच्छेद है और वो शुद्ध दिया है। कौन सा संधि विच्छेद है जो कि शुद्ध रूप में दिया गया है? अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस ए, अनु प्लस आय। बहुत बढ़िया। कौन सा एक सही जो है शुद्ध संधि विच्छेद दिया गया है? यस, कौन सा? फर्स्ट वाला। जब भी संधि विच्छेद देखना है तो क्या देखना होता है? ये जो हमारा बच्चा प्लस लगा होता है ना, प्लस के इधर भी आपको एकदम सही सही वाला शब्द दिखाए। जब भी संधि विच्छेद देखिए, ये ट्रिक दिमाग में एकदम याद रखना, इधर भी एकदम सही वाला शब्द हो और इधर भी एकदम सही शुद्ध वाला शब्द हो। ठीक है, जहां पे आपको दोनों तरफ एकदम शुद्ध वाला शब्द दिखाई देगा वही आपका संधि विच्छेद सही होगा। अगर किधर भी आपको लग रहा है कि गलत, जैसे यहाँ पे देखिए अनु भी सही दिया है, आय भी सही। अब यहाँ पे देखो अनु गलत लिखा हुआ है ना, आय आपका गलत ही है। यहाँ पे अनु गलत लिखा है लेकिन आय आपका सही लिखा है। यहाँ पे अनु आय, यहाँ पे अनु तो सही लिखा है लेकिन आय गलत लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पहला वाला विकल्प था यहाँ पे अनु भी सही लिखा है और ए भी सही लिखा है। तो जब भी आपको संधि विच्छेद देखना है तो प्लस के दोनों तरफ आपको क्या होना चाहिए? एकदम शुद्ध शब्द दिखाई देना चाहिए। अगर वो एकदम शुद्ध शब्द दिखाई दे रहा है तो वही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाता है? जो है सही विकल्प हो जाता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? पहला वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अन्वय में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ठीक, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस ए होगा, यानी कि हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा? पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। किस शब्द में जो है गुण संधि का प्रयोग किया गया? हिमालय में, इत्यादि में, तल्लीन में, देवेंद्र में। यस, बहुत बढ़िया।
गुड़ का मतलब क्या हुआ, आपको एक डंडा दिखाई दे, ठीक है, आपको देखिए देवेंद्र में दिखाई दे रहा ना एक डंडा ऊपर की तरफ, यानी कि इसी में आपका क्या है, गुड़ संधि है, ठीक है। तल्लीन में क्या है, व्यंजन संधि है। कभी भी आपसे पूछा जाए तल्लीन शब्द में इत्यादि में क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। और अगर हम बात करें हिमालय में, तो हिमालय में कौन सी संधि हो जाएगी बच्चे, दीर्घ संधि हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब आपको बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या री की मात्रा अगर दिखाई दे रहा है, कभी भी ऐसे संधि पूछे बताइए कौन सी संधि है, अगर बच्चे ये मात्रा दिखाई दे रहा तो याद रखिएगा ये हमेशा दीर्घ संधि हो जाए। कभी भी अगर आपको एक डंडा दिखाई दे रहा है या रा की मात्रा ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है, गुड़ संधि। जैसे रमेश, सुरेश, महर्ष, कुछ भी ऐसा दे दिया, अगर दो डंडे ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा वृद्धि। जैसे सदैव, तत्रैव, ऐसे शब्द अगर दिए जाएं, ठीक। या वा के पहले यदि आधा वर्ण होता है, या वा के पहले आधा अगर वर्ण होता है, आधा वर्ण, तो याद रखिएगा हमेशा वहां पे यड़ संधि। जैसे इत्यादि में देख रहे हैं ना, या से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, स्वागत जैसे लिखते हैं तो वा के पहले आधा वर्ण दिखाई देता है ना, तब वहां पे क्या हो जाता है आपका, वहां पे यड़ संधि। यदि आपको या वा के पहले, या वा के पहले कोई वर्ण नहीं आता है, कोई वर्ण नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाता है आपका, अयादि संधि, ठीक है। जैसे आपको लिख के दे दिया पवन, आपको लिख के दे दिया नायक, ठीक है, ऐसे जो हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए या वा के पहले कोई नहीं, लेकिन अगर आपको दे दिया स्वागत, ठीक है, आपको लिख के दे दिया इत्यादि, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना या वा के पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यड़ संधि। तो ये पहचानने के लिए होता है, मतलब ये बातें क्या करना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए, बड़ा काम देता है बच्चे ये, ठीक है। बाकी कहीं पे परेशानी होगी तो फटाक से बताइएगा कि ये चीज नहीं समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए देवेंद्र शब्द में गुण संधि है, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस इंद्र। आप देख रहे हैं दोनों शब्द, दोनों तरफ एकदम शुद्ध शब्द दिखाई दे रहा है। हिमालय में दीर्घ संधि है, तल्लीन में व्यंजन, और इत्यादि में क्या हो जाएगा, यड़ संधि का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। बहुत बढ़िया, आगे आइए। निशाचर में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। जो निशाचर शब्द है, आपसे पूछा गया है कि निशाचर शब्द में कौन से समास का प्रयोग किया गया है। अव्ययी भाव का प्रयोग किया गया है, कर्मधारय का, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। यस, किसका, हाँ, जब क्या होता है, दो पद होते हैं लेकिन क्या होता, हमें तीसरा अर्थ मिलता है, ठीक है, जो उसका सामान्य अर्थ छोड़कर हमें विशेष अर्थ मिलता है, तो वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो निशाचर का मतलब क्या हुआ, निशाचर का रात्रि में विचरण करने वाला, अर्थात क्या हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं, भूत प्रेत हो जाते हैं, तीसरा अर्थ मिल रहा है ना। तो देखिए बहुब्रीहि समास के समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे निशाचर अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला जो राक्षस होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र में उत्तर पद एवं पूर्व पद में उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, जैसे नीलकमल, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होते हैं। यानी कि क्या समझ में आया, अगर अव्ययी भाव समास है तो उसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। अगर तत्पुरुष समास है तो प्रथम पद गौड़ और अंतिम पद प्रधान हो जाता है। अगर आपका क्या हो जाता है, अगर आपका कर्मधारय समास होता है, विशेषण और विशेष मिलता है, उपमेय और उपमान मिलता है। और अगर बहुब्रीहि समास होता है तो उसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि आपको क्या मिलता है, एक तीसरा अर्थ मिलता है। बताइए यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना बच्चे, कहीं कोई परेशानी होगी, कोई समस्या होगी तो उसको पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप एक बार पूछोगे, हम आपको 10 बार बताएंगे। चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, अव्ययी भाव समास नहीं है, कर्म कारक समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, बहुब्रीहि समास नहीं है। आपसे भी पूछा है, एक विकल्प दिया है जो कि समास नहीं है, कौन सा है, अव्ययी भाव, कर्म कारक, द्वंद्व, या फिर आप सभी से पूछा है बहुब्रीहि।
यस क्या है, अव्ययी भाव भी आपका समास है, लेकिन कर्म कारक थोड़ी ना कोई समास है। द्वंद्व भी आपका समास है, बहुब्रीहि आपका समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या हो जाता है बच्चे, प्रधान होता है। क्लियर है ना। तो बी वाला इतना इजी सा, ये तो इजी सा प्रश्न था। देखिए कर्म कारक समास के स्थान पर क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्म के कारक चिन्हों को का लोप होने से बनने वाले समास को कर्म तत्पुरुष, जैसे हस्तगत, हस्त को गया हुआ। ठीक है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। सर्वज्ञ, सर्व सबको जानने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब कर्ता कोई काम करता उसका किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो जो प्रभाव का बोध कराता है वही हमारा कर्म तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना यहाँ तक, डन। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी देखो आप ये सारे टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि समास समास में अभी तक परेशानी हो रही थी ना, समास हो गया, संधि हो गया ना, तो अब जान लो वो अब पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लेंगे यहाँ पे ना, फिर ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो एकदम ऐसे आराम से एकदम रिलैक्स होके, मतलब वो भी कहेगा भैया कौन वाला हम आएगी जिसको आप नहीं कर पाएंगे। चलो बताओ अगला, परमानंद में कौन सा समास होगा, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। परमानंद में, परमानंद, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। बताना आप सभी लोगों को। यस देखो यहाँ पे परमानंद क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, परम प्लस आनंद, परम क्या हो गया, परम विशेषण हो गया, और आनंद आपका क्या हो गया भाई, संज्ञा शब्द हो गया। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो कर्मधारय के समस्त पद में एक पद गुणवाचक विशेषण और जो दूसरा पद होता है, ठीक है, वो विशेष होता है। यानी कि विशेषण प्लस विशेष बराबर, विशेषण प्लस विशेष बराबर जो एक समास होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उपमेय और उपमान भी होता है बच्चे। तो हमारा कौन सा, सेकंड वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डन। चलिए आगे देखते हैं। टेढ़ा शब्द का मूल शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, घुमा नहीं है, वक्र नहीं है, कुटिल नहीं है, बंक नहीं है। टेढ़ा शब्द का मूल शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, घुमा, वक्र, कुटिल या फिर बंक। टेढ़ा बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यस 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 बच्चे बहुत बढ़िया, क्या नहीं है, हाँ घुमा नहीं है, बाकी वक्र, कुटिल, बंक ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए यहाँ पे टेढ़ा का पर्यायवाची वक्र भी होता है, बंक भी होता है, कुटिल भी होता है। यानी कि जो हमारा एक विकल्प है कौन सा, ए वाला, वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डन ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे आइए देखते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, पंकिल, नीरज, नीरद या फिर निर्मल। स्वच्छ शब्द का बताना है कि कौन सा एक पर्यायवाची शब्द है, पंकिल है, नीरज है, नीरद है या फिर निर्मल है। बहुत बढ़िया, फटाफट। यस, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा, चौथा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये देखते हैं, देखो यहाँ पे स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द निर्मल है, जबकि नीरज की बात करें तो नीरज कमल का पर्यायवाची है। नीरद, नीरद नहीं, नीरद की अगर हम बात करते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची है। और यदि हम पंकिल की बात करते हैं तो पंकिल का मतलब होता है कीचड़ से युक्त। यानी कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जो बच्चा चौथा विकल्प होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, देख लो एक प्रश्न से हमारे बहुत सारे प्रश्न भी तैयार हो जा रहे हैं। प्रश्न करने का यही उद्देश्य होता है कि सिर्फ आपको वो प्रश्न तो बताया ही जाए,
उसका उत्तर तो बताया ही जाए, उससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें भी आपको बताई जाए, ताकि अगर वो प्रश्न या उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाए, गलत नहीं हो। ठीक है, प्रश्न का मतलब ये होता है रिवीजन करना, आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको समझ में आया है, कितनी और तैयारी करनी है, ठीक है, कितनी और मेहनत करनी है, किस टॉपिक में करना है, ये सारी बातें आपको पता चल जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सब की जो जानकारी मिलती है ना आपको, वो प्रश्न से ही मिलती है। जितना आप थ्योरी चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। इसीलिए बीच बीच में आपका क्या हो रहा है, प्रश्नों का संग्रह भी हो रहा है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे प्रश्न को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको कोई डाउट रहे, कोई कंफ्यूजन रहे तो आप उस चीज को पूछ सके। ठीक है, बाकी होगा कंफ्यूजन तो बेझिझक होके पूछना बच्चा, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी क्वेश्चन को लेकर, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो। ठीक है, एक बार पूछना नहीं, अगर मान लीजिए जवाब मिलता है 2 बार 3 बार, मतलब जब तक उसका ये नहीं कि भाई मैंने पूछा और मैम ने जवाब नहीं दिया, वो एकदम अहम पे चोट कर जाए, वो वाला नहीं करना। ठीक है, हाँ बच्चा, चलो आगे देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द चुनना है, दृग, विप्र, व्योम या फिर कगार। आकाश, आकाश का पर्यायवाची तो बचपन से पढ़े ना आप सभी लोग, आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, दृग है, विप्र है, व्योम है या फिर कगार है। ये तो गलत ही नहीं होगा ना, तो बचपन से पढ़े हो, है कि नहीं? यस मैम, देखो व्योम, व्योम ही तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है ना, तो तीसरा वाला जो विकल्प है वो हमारा सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ भी होता है, गगन भी होता है, व्योम भी होता है, आसमान भी होता है, अनंत भी होता है, कुछ भी ऐसा दे दिया, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, आकाश के। यानी कि हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा, तीसरा विकल्प जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। डन ना बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। रजनी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, रजनी शब्द है, उसका समानार्थक शब्द क्या होगा, दिन होगा, उजाला होगा, सुबह होगा या फिर रात होगा। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द बताना है, दिन, उजाला, सुबह या फिर रात। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, रजनी का समानार्थी शब्द रात, यानी कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा वाला जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। डन ना बच्चे? देखिए यहाँ पे रजनी शब्द का जो समानार्थक शब्द होता है वो रात हो गया, निशा हो गया एवं रात्रि हो गया, यानी कि हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा, चौथा वाला विकल्प जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, आइए आगे देखते हैं। मूढ़ चेता शब्द का समानार्थक शब्द बताना है, मूढ़ चेता एक शब्द है और उसका बताना है कि भैया इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि उसका समानार्थी है। मूर्ख है, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला है, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो वो है, कि आलसी है, हैं? मतलब मूर्ख कहने से अच्छा उसको मूढ़ चेता कह दिया जाए, लेकिन किसको कहेंगे, मूढ़ चेता का। यस बच्चे, क्या हो जाएगा समानार्थक, मूर्ख हो जाएगा, यानी कि हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा, पहला वाला जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डन ना? मूढ़ चेता किसे कहा जाता है, मूर्ख को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए पहला वाला विकल्प, अब ये नहीं किसी मूर्ख को आप मूर्ख चेता कर दीजिए, यानी कि वो समझ भी ना पाए और आपका काम भी बन जाए, है कि नहीं? चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है, वो बताना है वो कौन सा है, कान है, कर्ण है, श्रुति है या फिर श्रावणेन्द्रिय है। एक का अर्थ होता है पतवार भी, लेकिन वो कौन है जिसका अर्थ पतवार होता है, कान, कर्ण, श्रुति, श्रावणेन्द्रिय। बहुत बढ़िया, यस, क्या है, कौन है जिसका एक अर्थ पतवार भी है, यस बच्चे, कर्ण। ठीक है, सेकंड वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे
पतवार नाव का वह अंग या यंत्र है जो इसके पीछे की ओर लगा होता है। ठीक है, उसे पतवार कहते हैं जो नाव के पीछे की ओर लगा होता है, जिसके द्वारा नाव मोड़ी या फिर घुमाई जाती है। उसका दूसरा नाम जो हमारा जो पतवार होता है जिसपे नाव जो है वो खेड़ी मोड़ी जाती है, घुमाई जाती है, जो पीछे की ओर लगा था, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ण भी कहा जाता है। यानी कि हमारा जो विकल्प है ना, कान मत कह देना, कर्ण उसको कहा जाता है। सेकंड वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। उषा का सर्वोत्तम विलोम शब्द बताना है। संध्या होगा, सुबह होगा, शाम होगा या फिर निशा होगा? उषा का सबसे अच्छा विलोम शब्द क्या होगा उसे आपको बताना है। संध्या, सुबह, शाम या फिर निशा? उषा का, बहुत बढ़िया, यस। उषा का क्या हो जाएगा? हाँ, संध्या। ठीक है, हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा? पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा बच्चा, वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे उषा का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या। उषा का अर्थ होता है सुबह और संध्या का अर्थ क्या हो जाता है? शाम हो जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला जो होगा वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अल्प का सबसे अच्छा विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? कई होगा, बहुत होगा, बहु होगा या फिर सर्व होगा? अल्प का, अल्प का सबसे अच्छा विलोम शब्द क्या है? कई, बहुत, बहु या फिर सर्व? क्या हो जाएगा? अल्प का क्या होगा बच्चा? यस, बहु हो जाएगा। यानी कि हमारा थर्ड वाला जो विकल्प होगा वो सही। अच्छा, अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा विलोम होता है वो सजातीय है या फिर विजातीय, तो क्या बताएंगे? याद रखना, जो विलोम होता है ना वो हमेशा सजातीय शब्द होता है। सजातीय का मतलब समान, यानी कि यदि कोई संज्ञा है, ठीक है, तो उसका विलोम बच्चा हमेशा संज्ञा होगा। यदि कोई क्रिया है तो उसका विलोम हमेशा क्या हो जाएगा? क्रिया। ये नहीं क्रिया है तो उसका विलोम विशेषण होगा, नहीं। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाई कौन ऐसा है जिसका विलोम नहीं होता है, तो याद रखना बच्चा, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का विलोम शब्द नहीं होता। और विलोम का मतलब जानते ही हो, विलोम का मतलब क्या होता है? बचपन से ही पढ़े हो भाई, उसका मतलब होता है उल्टा। उल्टा ही तो होता है ना विलोम का अर्थ। यस, तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला विकल्प देखिए, यहाँ पे अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा और बहु शब्द का अर्थ होता है अधिक। तो अल्प का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? बहु शब्द अल्प का विलोम शब्द हो जाएगा। डन ना? क्लियर हो रहा है ना बच्चे? मजा आ रहा है ना? हाँ, देखिए कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है और कहाँ पे आप कौन सी गलती कर रहे हो जिस वजह से आपका प्रश्न गलत हो रहा है। ये सारी चीजें आप ध्यान देना। ये नहीं कि बस करते जाइए, गलत हो गया तो ठीक है, सही हो गया, नहीं, वो ध्यान में भी रखना है उस चीज को, तभी तो पता चलेगा ना। चलो देखो, एक छोटा सा पैसेज दिया है, ठीक है, और आपको उस पैसेज से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको वो प्रश्न करना है। इजी सा पैसेज है, प्रश्न भी अच्छा है। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो प्रश्न होगा वो गलत नहीं होगा। पैसेज को अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो प्रश्न होगा वो हो सकता है आपका क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो आइए थोड़ा सा पैसेज को पढ़ते हैं। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापक होने के कारण वह लक्ष्मी और संगनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा है। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है, देवता क्या करते हैं? वहां पे निवास करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पैसेज है। अब आपसे पूछा गया है
कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप क्या है? देवी है, अर्धांगिनी है, लक्ष्मी है, सहचरी है। घर की व्यवस्थापिका होने के कारण जो नारी है उसका स्वरूप क्या बताया गया है? देवी, अर्धांगिनी, लक्ष्मी, सहचरी। दिखाई दे रहा होगा सबको पैसेज में। देखो यहाँ पे घर की व्यवस्थापक होने के कारण वह लक्ष्मी, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लक्ष्मी। थर्ड वाला जो विकल्प हो जाएगा ना, वही तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ना। यस बच्चे, देखिए यहाँ पे घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का जो रूप है वो किसको माना गया है? लक्ष्मी को माना गया है, यानी कि हमारा जो विकल्प सही है वो कौन सा? थर्ड वाला विकल्प जो है वो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है जहां नारियों का सम्मान हो, जहां नारियां सम्मान हो, जहां नारियां सौभाग्यशाली हो, जहां नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो। आपको बताना है, फटाफट बताइए, इजी सा प्रश्न है। भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? दिखाई दे रहा होगा, ये तो बहुत इजी सा पैसेज है। ठीक है, अभी हम लोग इजी पैसेज से कठिन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा सरल से कठिन की तरफ बढ़ा जाता है। अगर हम सीधे कठिन की तरफ बढ़ जाएंगे ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है, देवता वहां निवास करते हैं, यानी कि जहां नारियों का क्या हो? सम्मान हो। पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान वहां माना जाता है जहां नारियों का क्या होता है? सम्मान होता है। पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही उत्तर। नारी के शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? भगवान को, पुरुष को, यमराज को, जगत को? नारी के शक्ति के आगे किसे हारना पड़ा? बहुत बढ़िया। देखिए उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा, यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? थर्ड वाला, यमराज को। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए नारी शक्ति के आगे यमराज को हारना पड़ा। यहाँ नारी से अभिप्राय किससे किया गया है? सावित्री। सावित्री ने सत्यवान का प्राण यमराज से वापस लिया था ना, तो भाई नारी के शक्ति के आगे किसको हारना पड़ गया था? यमराज को भी क्या करना पड़ा था? हारना पड़ा था, यानी कि यमराज को भी किसके? सत्यवान के प्राण सावित्री को देने पड़े थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नारी का गुण क्या है? त्याग एवं शक्ति है, बलिदान है, साहस एवं सेवा है, उपयुक्त सभी है। भारतीय नारी के जो गुण हैं वो क्या हैं? त्याग और शक्ति, बलिदान, साहस और सेवा, उपयुक्त सभी। इसमें तो नई भी पैसेज देखेंगे तो भी पता चल रहा है कि नहीं? हाँ, भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति, सेवा की सजीव क्या है? मूर्ति है, यानी कि त्याग शक्ति भी है, बलिदान भी है, साहस और सेवा भी है। तो हमारा कौन सा? चौथा वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे भारतीय नारी का गुण त्याग, शक्ति, बलिदान, साहस एवं क्या है? सेवा है। डन बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भारतीय नारी, नारी पुरुष में अंतर, नारी दुर्गा रूप, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ये गद्यांश दिया गया है, शीर्षक मतलब समझते हो ना? शीर्षक हमेशा वो होता है जिसको लेकर सारी बातें कही गई है, जिस पर सारी बातें कही गई है वही हमारा शीर्षक होता है। आपको बताना है कि यहाँ पे शीर्षक क्या है। यस, हाँ, भारतीय नारी है। देखिए यहाँ पे इस गद्यांश में नारी चर्चा हुई है, अतः गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? भारतीय नारी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो ये आपका अरेंज करने वाले, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में इससे प्रश्न आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना, फिर ये कभी गलत नहीं होगा। इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को लेकर उतना ही बढ़िया ये आपका हो जाता है। ठीक है, आपको क्या है? आपको विकल्प दिए गए हैं
और क्या किया गया है, वाक्य को ऊपर नीचे किया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन वाक्यों को एक व्यवस्था में लगाना है और एक पूरा शुद्ध वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, और मधुमेह से बचे रहने की कोशिश करता हूँ। ठीक, गेट पर जूस वाले से खरीद कर मैं रोज सुबह जब पार्क में करेले का जूस पीता हूँ, सैर करने जाता हूँ। अब आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D E B A D C E C B E D A C E B D A A E B D C। अब आप क्या करेंगे, जब पहली लाइन आप चुन लेंगे ना सही वाला, तो आपको अपने आप सारी लाइनें मिल जाएगी। अब बताइएगा जल्दी, मतलब पहली लाइन अगर आपको मिल गई तो पहले वो ऑप्शन काट दीजिए जो उसका गलत दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला ये होगा ना, मैं रोज सुबह जब पार्क में, यानी कि सी होगा पहला। तो सी किसमें किसमें है, तीसरे और चौथे में, यानी कि हमारा पहला, दूसरा और पांचवा विकल्प कट गया। ठीक है, मैं रोज सुबह जब पार्क में सैर करने जाता हूँ, सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब सी के बाद ई किस में आ रहा है, चौथे विकल्प में ही तो आ रहा है, बाकी ये भी हमारा गलत, और सी के बाद इसमें बी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऐसे ही वाक्य बन गया, आपको 2 मिल गया आपका, कि भाई जब क्या कह रहे हैं कि भाई जब मैं रोज सुबह जब पार्क में सैर करने जाता हूँ, गेट पर जूस वाले से खरीद कर करेले का क्या पीता हूँ, जूस पीता हूँ, और मधुमेह से बचे रहने की कोशिश करता हूँ। पूरा शुद्ध वाक्य बन गया ना आपका। तो इसको ऐसे बच्चे बनाना है। पहले क्या करना है, पहला वाला आपको चुन लेना है, उसके बाद वो देखना है कि जिसमें वो विकल्प नहीं है उसको पहले काट देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, सही का चुनाव करना है। आगे की लाइन देखेंगे, जैसे जाता जाए वैसे आप काटते जाइए। देखिए यहाँ पे, मैं रोज सुबह जब पार्क में सैर करने जाता हूँ, गेट पर जूस वाले से खरीद कर करेले का जूस पीता हूँ और मधुमेह से बचे रहने की कोशिश करता हूँ। डन, चौथा वाला जो विकल्प था वो इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखते हैं, आम आदमी खाए तो क्या खाए। ठीक, आसमान छू रहे हो तो समझ में नहीं आता कि जब एक तरफ सब्जियों की कीमत, दूसरी तरफ दालों के भाव। आपको बताना है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। आम आदमी खाए तो क्या खाए, पहले देखो पहले क्या आएगा, सबसे पहले जब एक तरफ सब्जियों की कीमतें, यानी कि डी। ठीक है, पहले डी आएगा ना, सब लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, डी आएगा, यानी कि हमारा ये तो आएगा नहीं कि दूसरी तरफ, ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि, अब देखो सी के बाद फिर क्या है, समझ में नहीं आता कि आम आदमी खाए तो क्या खाए, जब एक तरफ सब्जियों की कीमत, दूसरी तरफ दालों का भाव आसमान छू रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, समझ में नहीं आता कि आम आदमी खाए तो क्या खाए। ठीक है, यस यस, देखो यहाँ पे ई हमारा होगा नहीं, पहले ऑप्शन काटते चले। जब एक तरफ सब्जियों की कीमत, दूसरी, यहाँ पे देखिए डी ई वाला, देखिए दूसरी तरफ दालों के भाव, फिर हमारा क्या है, आसमान छू रहे हो तो, फिर हमारा क्या है, समझ नहीं आता कि आम आदमी खाए तो। ठीक है, ये भी हमारा गलत है, यानी कि ये भी हमारा गलत चला जा रहा है। फिर हमारा क्या है, ये वाला सी, समझ नहीं आता कि, और बी वाला आसमान छू, ये भी हमारा गलत है, यानी कि सी। और बताइए जल्दी से, सेकंड वाला सी वाला, देखो सेकंड वाला सी ए बी, देखिए यहाँ पे जब एक तरफ, सॉरी जब एक तरफ, ये तो बताए थे ना, देख लो बच्चे। हाँ जब, हाँ डी डी, देखो यही बता रहे थे, डी बी, फिर हाँ जब एक तरफ, सॉरी बच्चे, देखो यहाँ पे समझ में आ गया ना, डी बी, गलती से वाला सेकंड वाला नहीं बच्चे, ये चौथा वाला है, डी इसमें चौथे वाले में ना, सी वाला नहीं होगा। देखो यहाँ पे, जब एक तरफ सब्जियों की कीमत, दूसरी तरफ दालों के भाव आसमान छू रहे हो तो समझ नहीं आता कि आम आदमी खाए क्या खाए। क्लियर हो रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये मैं बता रही थी, वो जल्दबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था,
इसलिए इस प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं करना, बहुत समझ के करना। चलो एक और करते हैं। हम सपरिवार समुद्र तट पर वहां पहुंचकर हैरानी भी हुई। सारे तट पर प्लास्टिक का कचरा बिखरा पड़ा हुआ और निराशा भी, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ घूमने आए गए थे। अब आपको इसको भी अरेंज करना है, ऊपर नीचे दिया गया है। ये बड़े मस्त प्रश्न होते हैं, जल्दबाजी में किए। जैसे देखो थोड़ी सी जल्दबाजी मैंने की, जो कि मैं सही कर रही थी और गलती से मैंने आंसर गलत बोल दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम पूरा सही किए होते हैं और गलती से ऑप्शन हम गलत लगा देते हैं, तो वो गलती मत करना बच्चे, आपको बताना है। आपको बताना है, जल्दी से फटाफट बताइए। हम सपरिवार समुद्र तट पर, फटाफट फटाफट। देखो, हम सपरिवार समुद्र तट पर उत्साह के साथ घूमने गए, यानी कि पहला ए है, दूसरा ई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ए ई किस में दिखाई दे रहा है, इसमें ए भी है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी थर्ड में, ठीक है। ए ई बी डी सी, ये हमारा राइट आंसर, थर्ड इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, हम सपरिवार समुद्र तट पर बड़े उत्साह के साथ घूमने आए गए थे, वहां पहुंच पर बड़ी हैरानी हुई और निराशा भी, क्योंकि सारे तट पर प्लास्टिक का कचरा क्या हुआ था, बिखरा पड़ा हुआ था। डन ना, समझ में आ रहा है बेटा ना। इसमें क्या करना, ऊपर नीचे आपको दिया है, आपको एक अरेंज में उसको करना है, एक शुद्ध वाक्य बनाना है। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित आपके प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको करते रहना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आसानी से ये हो जाता है। जमीन और, एक और करते हैं, जमीन और शहरीकरण की कोशिश में एक्सप्रेस वे पर खेती की, महानगर के नजदीक के एक कस्बे को एक बार फिर जमकर हिंसा हुई, एक ऐतिहासिक स्थल को जोड़ने वाले। बताना आप सभी लोगों को। फटाफट अरेंज करिए, हम थोड़ा सा समय भी दे रहे हैं आपको। हो गया, जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे महानगर के नजदीक एक कस्बे को, यानी कि पहला सी किस में आ रहा है, अरे ये तो तुरंत ही मिल गया, यही तो हमारा पहला वाला वाक्य हो जाएगा। अब जमीन और शहरीकरण की कोशिश में एक्सप्रेसवे पर खेती, या जमीन और ए के साथ सी, महानगर के नजदीक नहीं, पहले महानगर के नजदीक एक कस्बे को, ठीक है, यानी कि सी वाला, तो हमारा कौन सा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, महानगर के नजदीक एक कस्बे को एक ऐतिहासिक स्थल को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर खेती की, जमीन और शहरीकरण की कोशिश में एक बार फिर से क्या हुआ, जमकर हिंसा हुई, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, पॉइंट सभी को डन है ना बच्चे। सिर्फ एक मिल जाएगा ना, अगर एक और दो आपके अरेंज हो गए, एक दो आपने अरेंज कर लिया तो बहुत आसानी से पूरा मिल जाएगा आपको। अगर वही एक आध अरेंज करने में प्रॉब्लम होगा, पहला ही अगर प्रॉब्लम हुआ, पहला दूसरा, तो फिर दिक्कत होगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे ना वो अपने आप होता जाएगा, परेशान मत होना इसके लिए। चलिए एक और है, सीधे कंप्यूटर का रुख, आजकल के बच्चे स्कूल से पर चैट करने बैठ जाते हैं, लौट कर घर में घुसते ही करते हैं, और फेसबुक। आपको ये दिया गया है, आपको अरेंज करना है इनको। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सीधे कंप्यूटर का रुख होगा नहीं, पर चैट करने बैठ जाते होगा नहीं, लौट कर घर में घुसते ही होगा ही नहीं, करते हैं, और फिर आजकल के बच्चे स्कूल से, यानी कि बी पहला होगा। बी पहला किसमें है, एकदम साफ दिखाई दिया, देख रहे हो, एक सिर्फ एक चुनोगे ना, एक ढूंढोगे आपका सब हो जाएगा, ठीक है। हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा विकल्प, इस प्रश्न का राइट आंसर।
आजकल के बच्चे स्कूल से लौटकर घर में घुसते ही सीधे कंप्यूटर का रुख करते हैं और फेसबुक पर चैट करने बैठ जाते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड वाला हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मंत्रिमंडल के मुख्य डैश सामूहिक उत्तरदायित्व का अवधारणा से संबंधित है। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश डैश के प्रति उत्तरदायी हैं। आपको बताना है। क्या हो जाएगा? संरचना, सरकार, विशेषता लोकसभा, आवश्यकता देश, कार्यप्रणाली राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद के मुख्य विशेषता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा से संबंधित। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति ही तो ये उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डन ना? तो यहाँ पे क्या है? विशेषता और लोकसभा। क्लियर हो रहा है ना बच्चे? चलो आगे देखते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को डैश 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 की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, इसके बावजूद या विश्वास करते हैं कि हम ऐसा डैश डैश भी नहीं कर सके। मिलने अकेले, उलझने कुछ, व्यवहार बिल्कुल, तिरस्कार स्वयं, व्यापार व्यर्थ। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को क्या? मिलने और अकेले नहीं बच्चा, व्यवहार और बिल्कुल नहीं। पहले उसको देखो कौन सा सटीक बैठ रहा है। हाँ, उलझने, देखो अपने सार्वजनिक, यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे उलझने। ठीक है, अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को उलझने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, इसके बावजूद हम यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, नतमस्तक होने का क्या अर्थ होता है? सम्मान करना, हार मान लेना, मस्तक नीचा करना, हरा देना। ये तो किसी का नहीं गलत होगा। नतमस्तक होना, बहुत बढ़िया। यस, हार मान लेना, यही तो होगा ना? ये तो इजी सा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नतमस्तक होने का अर्थ हार मान लेना। इसका वाक्य श्याम अपनी पत्नी के आगे क्या हो जाता है? नतमस्तक हो गया, यानी कि हार मान लिया। खटाई में पड़ना का अर्थ क्या है? अचार डालना, अनिश्चित रहना, दूध फट जाना, इनमें से कोई नहीं। खटाई में पड़ना, अचार डालना है, दूध फट जाना, अनिश्चित रहना, क्या होगा? हाँ भैया, खटाई में पड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चित रहना, यानी कि सेकंड वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए, खटाई में पड़ना का अर्थ अनिश्चित रहना। इसका वाक्य प्रयोग, राम के पासपोर्ट का पुलिस द्वारा जांच कार्य पूरा ना होने के कारण उसका विदेश जाना क्या हो गया? खटाई में पड़ गया है। अंतिम प्रश्न बताइएगा, कलई खुलना का क्या अर्थ होता है? भेद खुलना, रंग फीका हो जाना, कच्चा रंग होना, दुखी होना। कलई खुलना, ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हो ना? यस, क्या हो जाएगा? कलई खुलना। हाँ बच्चे, बहुत बढ़िया। भेद खुलना, ठीक है, ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो कलई खुलने का अर्थ भेद खुलना। राहुल शरीफ बनता था, जब चोरी के अपराध में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने आई तब उसकी कलई क्या हो गई? खुल गई, यानी कि उसका भेद क्या हो गया? खुल गया। डन ना? बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना बच्चे? देखो, अपनी तरफ से बच्चा पूरी कोशिश की है चीजों को समझाने की, चीजों को बताने की। फिर भी कहीं पे अगर कोई भी डाउट होता है ना, वो चीज आप जरूर पूछिएगा
और बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, और जो भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें होगी आपके एग्जाम से लेकर आपके टॉपिक को लेकर वो हम लोग करेंगे। और ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आप सभी के सही हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और करेंगे बहुत सारी बातें। थैंक यू बच्चा लोग, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद बच्चे, थैंक यू बच्चा।